बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक कॉस्ट का और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर क्वाइट। तो इसकी कुछ स्लाइड हैं, इंशाल्लाह हम उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अब स्लाइड्स पे चलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर हम ऐसी कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम कॉस्ट करते हैं। क्या बात करें हम? किसी भी चीज़ को जो प्रोड्यूस करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं, जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपको अच्छी तरह पता है, हमने क्लासेस में डिस्कस किया है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मेजर कंपोनेंट होते हैं। कि जैसे लैंड है, कोई भी चीज़ बनेगी तो वो ज़मीन पे बनेगी। ठीक है, तो उसमें लैंड यूज़ होगी और उस लैंड का रिटर्न क्या होगा? रेंट। ठीक है, इसी तरह कोई ना कोई लेबर उसको बनाएगा, तो लेबर जब उसको बनाएगा तो क्या होगा? उसकी लेबर यूज़ होगी, मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स होंगी। मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स होंगे और उन मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। और लेबर का रिटर्न क्या होता है? रेंट। सॉरी, लेबर का रिटर्न होता है वेजेस। और किसी का पैसा इन्वॉल्व होगा, उसका रिटर्न क्या होता है? यानी कि कोई इन्वेस्ट करेगा जब भी जाके वो फर्म्स काम करेंगी, तो वो जो इन्वेस्ट करेगा और वो फर्म काम करेंगी, उसका रिटर्न क्या होता है? उसके रिटर्न को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और जो ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाती है उसका होता है, क्या होता है उसका? प्रॉफिट लेती है। तो ये 3 चीज़ें मिलके किसी भी कॉस्ट बनती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? रेंट है, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी चीज़ के प्रॉफिट का पार्ट बनती हैं और उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सेकंड चीज़। रेवेन्यू क्या होता है? जब भी आप, जिसका जो भी बिजनेस है, अगर एक गारमेंट्स वाला है, वो गारमेंट्स में डील कर रहा है। अगर एक इसी तरह अगर एक कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट जो आ रहा है वो रेवेन्यू या सेल्स कहलाता है। रेवेन्यू को सिंपली आप सेल्स ले लो, जो भी किसी शॉपकीपर की सेल्स है वो उसका रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर है? तो रेवेन्यू क्या है कि अगर एक हमारा इंस्टीट्यूट है, हम ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर जो फीस लेते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन सेल्स करता है, वो उसका रेवेन्यू कहलाएगा। सेल्स रेवेन्यू मतलब क्या है? सेल्स। प्रॉफिट क्या मतलब होता है? प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मतलब होता है, अगर हम कॉस्ट में से, अगर हम कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस ले तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस ले तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट। लाइक के सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप अकाउंटिंग में करते हैं, तो बेसिकली आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर आप नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें से लेस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर लोग क्वाइट कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू अलग चीज़ है और कॉस्ट अलग चीज़ है। ठीक है, रेवेन्यू भी अलग है, कॉस्ट भी अलग है और प्रॉफिट भी अलग है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी, द थ्योरी ऑफ फर्म। अच्छा, अगर थ्योरी ऑफ फर्म की बात करें, हाउ फर्म बिहेव इन अ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। फर्म किस तरह से डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में बिहेव करती हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। उसके अंदर ही कंपटीशन आते हैं, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट भी यही है कि हम आपको कंपटीशन सिखाएं। कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है एंड ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं। अच्छा, मोनोपोली के अंदर क्या होता है? मोनोपोली के अंदर सिंपली ये होता है कि एक सिंगल फर्म पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है और यूनिक किस्म की प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, मगर कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन से कम होती हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? इसके अंदर फ्यूज होती हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कॉस्ट। सबसे पहले हमें कॉस्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जब तक हम कॉस्ट को और इसके कर्व को नहीं समझेंगे तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तो कॉस्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। कॉस्ट को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट
और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, अगर हम ऐसे ही ओवरव्यू ले लें इसका, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ती है और प्रोडक्शन के कम होने से कम नहीं होती है। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से ना बढ़े और प्रोडक्शन के कम होने से कम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, वेरिएबल फैक्टर आर द इनपुट अ मैनेजर कैन एडजस्ट टू ऑल्टर प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर वो चीज़ें जिनको मैनेजर्स या चलाने वाले, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले चेंज कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। लाइक लेबर और मटेरियल। लेबर है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर होगा, तो लेबर है। और इसी तरह से मटेरियल है, मटेरियल ज़्यादा यूनिट बनेंगे तो या ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम यूनिट बनेंगे तो कम कॉस्ट आएगी। ठीक है। फिक्स फैक्टर आर द इनपुट्स दैट मैनेजर कैन नॉट एडजस्ट टू ऑल्टर प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर वो आउटपुट होते हैं जिनको शॉर्ट रन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर आर द इनपुट दैट मैनेजर कैन नॉट एडजस्ट टू ऑल्टर द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर वो आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर जिन फैक्टर्स को आप शॉर्ट रन में कम और ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, तो दो चीज़ें इधर हमने डिस्कस की, एक है वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर और एक है फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनको आप प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन की कम करने से कम कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन के बढ़ने से उनको बढ़ा सकें और प्रोडक्शन की कम करने से उनको कम कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ने से आप बढ़ा सकें और प्रोडक्शन के कम करने से आप उसको कम कर सकें, तो वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। और फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक कैपिटल और लैंड। लैंड कितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट बने, कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप लैंड का पे कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप लैंड का पे कर रहे हैं, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एक पर्टिकुलर मनी आप पे कर रहे हैं तो उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वही रेंट पे करेंगे, चाहे 100 यूनिट बनाए, चाहे 50 यूनिट बनाए, चाहे 300 यूनिट बनाए, आपको एक फिक्स अमाउंट उसका पे करना है, तो वो हम फिक्स कॉस्ट में लेते हैं या फिक्स फैक्टर कहलाते हैं। इसी तरह कैपिटल है, आपने 10 लाख रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वट एवर आपका जो भी हो, आप वो 10 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। वेरिएबल फैक्टर आर द इनपुट द मैनेजर कैन एडजस्ट। ठीक है, ये हमने डिस्कस। स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, दो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन क्या होता है? द शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या और क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनमें से एटलीस्ट एक को हम फिक्स लेते हैं। ऑल प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ शॉर्ट रन। और तमाम प्रोडक्शन किस में होती हैं? शॉर्ट रन में होती हैं। जब तमाम प्रोडक्शन शॉर्ट रन में होती है, उनको आप जो है एटलीस्ट शॉर्ट रन वो है कि जिसमें आप नॉर्मली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हैं। जब आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट इज़, भाई इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। वो पीरियड जिसके अंदर आप लैंड को चेंज ना कर रहे हो, एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज ना कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ये नहीं होता कि 6 महीने, साल, 10 साल, इससे हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे। हम कंपेयर करते हैं बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से। ठीक है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइम टेक्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। ये जो है वो डिटरमाइन करता है कि जिसके अंदर आप क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स को कब चेंज करते हैं। अगर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे, तो हम जो है उनको क्या कहेंगे? अगर तमाम होंगे तो हम उसको लॉन्ग रन कहेंगे, और अगर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वो शॉर्ट रन होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन क्या था? लॉन्ग रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल।
वो पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, वो लॉन्ग रन कहते हैं। बट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स, ऑल प्लानिंग टेक प्लेस इन अ लॉन्ग रन। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर चेंज नहीं होगी, यानी कि जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो क्वाइट सेम रहेंगी, मगर इसके अंदर तमाम टेक्नोलॉजी के अलावा तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे। अगर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रन। और अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता नहीं है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन। इफ अ फर्म प्लान अहेड, ये बोल रहा है अगर इफ अ फर्म प्लान टू हैड अ चेंज इट फिक्स्ड फैक्टर देन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। अगर जो फिक्स फैक्टर है उसको भी फर्म डिसाइड कर ले कि वो लैंड को कम और ज़्यादा कर सकती है, लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक नई अगर बिल्डिंग को एक्सपेंड करना है तो बिल्डिंग एक्सपेंशन कैसे होगी, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होगी, ठीक है। बिल्डिंग एक्सपेंशन कैसे होगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होगी। और अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बिल्डिंग एक्सपेंशन हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो लॉन्ग रन हो जाएगा। अगर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल है, अगर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल है तो वो लॉन्ग रन है। और अगर उसके अंदर से एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में से फिक्स है तो उसको हम फिक्स लेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टोटल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट, एक मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो प्रोडक्शन के भी तीन होते हैं, ठीक है। क्या होती हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होती है, बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट दैट द फर्म प्रोड्यूस यूजिंग अ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल प्रोडक्ट सिंपली क्या होती है कि वो टोटल आउटपुट, वो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, फिक्स फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर पीरियड, व्हाटएवर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो या वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शॉर्ट रन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है। लॉन्ग पीरियड उसको बोलते हैं जिसके अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पे चल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे आती है, एवरेज प्रोडक्ट को एपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज द आउटपुट दैट प्रोड्यूसर ऑन एवरेज बाय ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वो ये बोल रहा है कि जो वेरिएबल फैक्टर है यानी कि लेबर है, नॉर्मली हम लेबर को वेरिएबल फैक्टर लेते हैं, वो बोल रहा है जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है लाइक लेबर, उस लेबर को जैसे भी लेबर को इंक्रीज करने से जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो टोटल प्रोडक्ट को अगर हम नंबर ऑफ लेबर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। लाइक अगर एक लेबर 10 यूनिट बना रहा है, दो लेबर 15 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 15 को 2 लेबर्स पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो एवरेज प्रोडक्ट किस तरह से आती है, जब हम टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर पे प्रोड्यूस कर देते हैं, जब हम टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर के ऊपर प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो आती है, ठीक है। अच्छा जी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज द एक्स्ट्रा आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी ये बहुत दफ़ा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि मार्जिनल क्या होता है, तो हमने हमेशा ये डिस्कस किया है कि मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल। मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल। और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशनल लेबर आकर जो प्रोडक्शन में एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। कि यानी कि एनी एडिशनल लेबर आकर जो अपनी तरफ से एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट सिंपली क्या कहलाता है कि एडिशनल लेबर आने से, लाइक दो लेबर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 15 यूनिट। अब हम बोलते हैं कि अब 3 लेबर काम कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो 18 हो रहे हैं। तो तीसरा एडिशनल लेबर के आने से
तीसरे एडिशनल लेबर के आने से एडिशनल प्रोडक्ट क्या हो रही है, तीसरे एडिशनल लेबर के आने से 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो जो 3 यूनिट्स है उसको हम क्या कहेंगे, 3 यूनिट्स को हम क्या कहेंगे कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। और ये जो यहाँ पर V लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर V लिखा हुआ है, इस V मतलब क्या है, वेरिएबल। इस V मतलब क्या है, वेरिएबल फैक्टर, ये है। और यहाँ पर हम V का मतलब क्या है, वेरिएबल फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर हम नॉर्मली क्या ले रहे हैं, लेबर। यहाँ पर कि जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है सबको इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, अब हम अगर जरा से को शेड्यूल से देख लें कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, V यहाँ हमने क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ लेबर। टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लेबर हमारी कितनी है, 0। जब 0 लेबर था तो हमारे टोटल प्रोडक्ट भी 0 थी, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी हमारी क्या हो जाएंगी, 0। जैसे ही एक लेबर आया वैसे ही कितनी टोटल प्रोडक्ट हो गई, 10। एवरेज प्रोडक्ट भी 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल, तो वो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 10। और मार्जिनल एडिशनल भी 10। इसी तरह 2 लेबर हो गए, टोटल प्रोडक्ट ये हो गई, 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगी। और दूसरा लेबर एडिशनल कितना बना रहा है, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। क्लियर है कि जो टोटल का डिफरेंस होता है वही मार्जिनल होता है, जो टोटल का डिफरेंस होता है वही मार्जिनल होता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 से 3 लेबर हमने हायर किए तो हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी हो गई, 45। 45 को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 15। और ये 20 कैसे आ रहा है कि 25 और 45 का जो डिफरेंस है, 25 और 45 का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास आ रहा है 20। तो 20 मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आता है, टोटल के डिफरेंस से। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आता है, टोटल के डिफरेंस से। सिमिलरली हम आगे देखेंगे 4 लेबर थे तो हमारी टोटल प्रोडक्ट 17 थी और ये 17.5 हो गई और एडिशनल इतना ये हो गई। और इसी तरह जब हमारे 5 लेबर थे तो टोटल प्रोडक्ट हमारी 90 हो गई और 90 के बाद एवरेज प्रोडक्ट हमारी 18 हो गई और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी 20 हो गई। इसी तरह जब हम 6 लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 6 लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट हमारी हो गई 105, टोटल प्रोडक्ट हमारी हो गई 105 और एडिशनल प्रोडक्ट हमारी हो गई 17.5। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी कितनी हो गई, 15। इसी तरह जब हम 7 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो 7 यूनिट पे हमारी टोटल प्रोडक्ट हो गई 115 और एवरेज हमने टोटल को डिवाइड किया 7 पे तो एवरेज प्रोडक्ट आ गई, तो वो 16.43 आ गई। और फिर उसके बाद 10 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 18 हमारा क्या हो गया, 18 हमारी क्वांटिटी ऑफ लेबर जब हमने 88 की तो हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी हो गई, 120। 120 को 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ गई 15 और उसके बाद हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या आ गई, 5। अगर हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहीं पर आगे थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक बढ़ रही है 10, 20, 15, 25 और 25, यानी कि ऊपर जाने के बाद इसको फिर से हमारी एकदम से डिक्रीज हो गई। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो डेफिनेटली ये शुरू में इंक्रीज हो रही है और बाद में ये डिक्रीज होगी। ये याद रहेगा सबको कि एमपी का कर्व कैसा होगा, आगे चल के हम इसको देखेंगे भी। यहाँ आपको रफली इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे चल के स्लाइड्स हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डाटा वाली, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज होगी और इंक्रीज होकर जैसे जैसे कम होगी वैसे कम हो जाएगी, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगी, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रही है, एक टाइम तक इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के बाद ये भी कम हो रही है। मगर अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट देखें तो ये ज़्यादा इंक्रीज हो रही है 25 तक, और अगर आप एवरेज प्रोडक्ट को देखें तो ये मैक्सिमम कितनी जा रही है, ये मैक्सिमम जा रही है 18 तक। तो ये भी होगा बट ये कहाँ होगा, ये इस तरह से होगा कुछ कि इंक्रीज होगा और फिर एक टाइम आएगा और ये एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट,
ठीक है। ये एवरेज प्रोडक्ट नीचे रहेगी, क्योंकि देखें आप इस वाले टेबल को देखें, इस वाले टेबल में क्या हो रहा है कि 10, 12, 15, 17.5, 18 तक आने के बाद उसके बाद क्या हो गई, ये कम होना शुरू हो गई। जैसे 18 तक आने के बाद ये कम होना शुरू हो गई है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये एवरेज प्रोडक्ट है। इसी तरह ये टोटल प्रोडक्ट है। अगर टोटल प्रोडक्ट देखें तो टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रही है, 0, 10, 25, 45, 70, 90, 105, 115, 120। अगर हम टोटल प्रोडक्ट को डिस्कस करें तो टोटल प्रोडक्ट क्या है कि ये कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका ये ऐसा अपवर्ड आएगा। टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अपवर्ड होगी। ये बात सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ रही है और फिर कम हो रही है, एवरेज प्रोडक्ट भी शुरू में बढ़ रही है और फिर कम हो रही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड चल। अच्छा, अगर हम टोटल प्रोडक्ट को देखें, जैसे हमने आपको बताया था कि ये लॉ ऑफ रिटर्न हमने डिस्कस किया था, उसमें ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है कि टोटल प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4 सो ऑन आपका इसका अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका ग्राफ कैसा होगा, नंबर ऑफ लेबर आपने यहाँ लिया और यहाँ पर आपने जो भी जैकेट्स है, कोई भी आउटपुट है, तो वो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ यूनिट आपने यहाँ ली, तो आपका ये टोटल का कर्व किस तरह से जा रहा है, देखिए ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कैसे जा रहा है, ये जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रही है, मगर ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं बढ़ी। हर एडिशनल लेबर में भी डिक्रीज, डिफरेंट यूनिट के लिहाज से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जब हर डिफरेंट कर रहा है तो ये बिल्कुल एक कांस्टेंट वे में नहीं हो रही है, बल्कि ये अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये कर्व हमने डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये दोनों ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों ग्राफ क्या है कि हमने ये बात डिस्कस किया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, जैसे हमने उसमें देखा था कि वो जा रही थी 25 से ऑनवर्ड, फिर एकदम से ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है और फिर वो बहुत तेजी से नीचे आती है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट भी शुरू में बढ़ती है, मगर उसके अंदर एवरेज के अंदर इतनी तेजी से कमी नहीं आती, वो भी डाउन होती है, बट उसका डिक्रीजिंग रेट कंपैरेटिवली उससे कम होता है, ठीक है। ये एवरेज प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा सिंपली क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन जब कंबाइन होते हैं तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जब कंबाइन होते हैं तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है और उसका अल्टीमेट आउटपुट क्या होता है, आउटपुट निकलता है, और आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस को बनाती हैं और उसका आउटपुट प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है, और आउटपुट हमारा किस फॉर्म में आता है, आउटपुट हमारा किस फॉर्म में आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन को हमने डिस्कस कर लिया। शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन इज द डिफाइन एज दैट टाइम पीरियड वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होगा, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका एटलीस्ट फिक्स होगा। और लॉन्ग रन क्या है, वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें तमाम इनपुट कैन बी चेंज। लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके चेंज होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा बहुत जगह अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपको क्या बताता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट देन इन ऑल प्रोडक्टिव प्रोसेस एडिंग मोर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं आप। जब आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं वाइल होल्डिंग ऑल अदर कांस्टेंट विल एट सम पॉइंट यील्ड लोअर पर यूनिट रिटर्न। तो वो बोल रहा है एक पॉइंट पे आकर आपकी जो यील्ड होती है वो लोअर हो जाती है, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बताता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, आप जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ाते हैं तो वो एक टाइम तक वो इंक्रीज होते रहते हैं, एक टाइम तक वो इंक्रीज होते रहते हैं, और उसके बाद आपकी प्रोडक्शन शुरू में इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर वो कांस्टेंट रिटर्न के पास जाएगी और अल्टीमेटली वो डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जाएगी, और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थ्योरी एक्सप्लेन, इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ फैक्ट्री दैट एम्प्लॉय लेबर टू प्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट। लेबर है जो प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोडक्ट। इफ ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, अगर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट है एट सम पॉइंट ईच लेबर, वो क्या कह रहा है, एट सम पॉइंट ईच लेबर विल प्रोवाइड लेस आउटपुट देन प्रीवियस। वो बोला एक पॉइंट आएगा जब आपकी हर एडिशनल लेबर जो आपको आउटपुट दे रही है वो प्रीवियस से कम आएगा। एट दिस पॉइंट ईच एडिशनल एम्प्लॉय प्रोवाइड लेस एंड लेस रिटर्न, हर एडिशनल एम्प्लॉय आपको लेस एंड लेस रिटर्न देगा, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि एडिशनल एम्प्लॉय के हायर करने से, एडिशनल एम्प्लॉय के हायर करने से आपको क्या हो रहा है, लेस एंड लेस रिटर्न मिल रहा है। If a new employee are constantly added, the plant will eventually become a crowded। अगर आप एम्प्लॉइज को बढ़ाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली क्राउडेड हो जाएगा, ठीक है, वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा। द एडिशनल वर्कर एक्चुअली डिक्रीज द एफिशिएंसी, एडिशनल वर्कर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा अदर वर्कर की, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, और वो उसको भी डिक्रीज करेगा। ये लॉ ऑफ रिटर्न है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है अकाउंटेंट की कॉस्ट जो कंसिडर करते हैं एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। The costs that have money value like raw material, energy, rent, interest and wages have to purchase from outside firm, ये अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। वो तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आप लोग अपने इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये वो तमाम, ये वो कॉस्ट है जो अकाउंटेंट कर रहा होता है। ये वो क्या कॉस्ट है जो अकाउंटेंट कर रहे होते हैं अपने पास कैलकुलेट। ऐसी कॉस्ट जो अकाउंटेंट अपने पास कैलकुलेट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो अकाउंटेंट कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है। द कॉस्ट दैट हैव मनी वैल्यू लाइक रॉ मटेरियल, एनर्जी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस हैव बी परचेज फ्रॉम आउटसाइडर। तो वो जितनी भी कॉस्ट है जो वो आउटसाइडर को पे करते हैं वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फर्म ओन रिसोर्सेज, दिस इज अर्निंग दैट अ फर्म कुड हैव हैड इफ द एम्प्लॉयड इज फैक्टर इन अदर यूज हायर एंड सोल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। वो ये क्या कह रहे हैं कि वो फैक्टर जो वो खुद से मनी वैल्यू किसी को नहीं पे कर रहा बट वो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। लाइक अगर मैं इस तरह से बात करूं कि मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलती है एज माय सैलरी, बट अगर मैं अपना ओन एक सेटअप स्टार्ट करता हूँ कोचिंग सेंटर का तो वो जो अमाउंट ऑफ सैलरी मैं यहाँ से ले रहा हूँ वो तो अब मुझे नहीं मिलेगी ना। तो ये कॉस्ट अगर मैं अपने नए इंस्टीट्यूट का इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो ये कॉस्ट कहीं पर भी मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं ले सकता, ठीक है। ये कॉस्ट मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं ले सकता मगर ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। बात समझ में आ रही है, मगर ये कॉस्ट क्या हो रही है, इनकर्ड हो रही है। तो ऐसी कॉस्ट जिसको मैं अपने पास तो नहीं ले रहा मगर वो इनकर्ड हो रही है वो पहले मैं ले सकता था, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। द कॉस्ट विच इज फॉरगॉन, वो कॉस्ट जो चली जाती है, फॉरगॉन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब अकाउंटेंट की बात कर रहे होते हैं हम, जब अकाउंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक अकाउंटेंट की कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक कॉस्ट हमारे पास होती है जिसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब ये दोनों कॉस्टों को जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो हम उसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी दोनों को कंसिडर करते हैं। और जब हम दोनों को कंसिडर करते हैं तो ये हमारे लिए जाकर एक टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देती है और जिसकी बेसिस पे हम एक एनालिसिस करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस में उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप सबको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो मिलकर हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।